हाँ अखलाक। सर एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, एक मिनट का सर। मैं भी जरा खोल लूँ वीकली टेस्ट, फिर मैं बुक पे आता हूँ। सर एक क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट अखलाक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बेसिकली तुम्हें n की जगह 1 पुट करना था ना। सर फर्स्ट 3 टर्म्स पुट करनी है ना, मतलब पहली टर्म है तो n की जगह ओके, 1 पुट कर लिया, -1 पहले का आंसर सही है। दूसरा होगा -1/2, आपने -1/4 लिखा है तो सर ऐसी कोई सीरीज ही नहीं थी। एक मिनट रुक एन जाओ। स्क्वायर थोड़ी ना सर नीचे। मैं वो गलती करके भूल गया ये। तो इसका आंसर तुमने नन लगाया है, हाँ डी का मैंने नन आंसर है। लगाया ना। ठीक है। और सर 7 वाला देखें। एक मिनट रुको। हाँ नहीं ठीक है, वो n स्क्वायर था, वो मैं स्क्वायर लगाना भूल गया। मैं तुम्हारे कौन से क्वेश्चन है? सर यही 3 था और 2। 2 का क्या मसला है? मुझे नहीं पता कैसे कर। अब पी एट टर्म बेसिकली तुम मुझे एक बात बताओ ना। पी एट टर्म आपको क्यू गिवन है, क्यू एट टर्म आपको पी गिवन है, आपको पी प्लस क्यू एट टर्म फाइंड करना। यानी थोड़ा गौर करो जरा। तुम्हें पी एट टर्म गिवन है क्यू, तुम्हें क्यू एट टर्म गिवन है पी, तुम्हें पी प्लस क्यू एट टर्म फाइंड करना। पहले मैं जरा इस वाले रिलेशन से क्यू इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ, यस। और P इक्वल्स टू A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब आपको यहाँ पे P प्लस क्यू एट टर्म फाइंड करनी है, तो P प्लस क्यू एट टर्म को फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको अगर रूल याद हो तो मैंने आपको एक बात बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर P एट टर्म की वैल्यू अगर Q है और क्यू एट टर्म की वैल्यू P है, तो उनका सम ऑफ टर्म्स हमेशा कितना 0 होगा? 0। 0 होता है। ठीक है। बाकायदा तुम इसको रिलेशन वाइज भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो अब आपको अगर ये रिलेशन कहीं से मिल जाए, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, मैं यहाँ पे तुम्हारे को उसको एक मिनट, यस। सो आपके पास यहाँ पे आपको ए और डी नहीं पता, तो इनमें से कोई एक वैल्यू भी अगर आपको मिल जाए तो वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों रिलेशन से मैं यहाँ पे डी पहले फाइंड करता हूँ। तो अगर मैं डी यहाँ पे फाइंड करूंगा तो मुझे ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या रिलेशन ये होगा, देखना जरा। क्यू माइनस पी इक्वल्स टू पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्या कहते हो? यहाँ से डी कॉमन लेके यहाँ पे लेकर आ जाओ, क्यू माइनस पी अपॉन, तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ये डी का आंसर आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो यूं भी कर सकते हो, ऊपर से माइनस कॉमन लो तो क्या बनेगा, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस। ये कैंसिल हो गया, एंड डी का आंसर क्या आ गया आपके पास, -1। डी का आंसर -1 आ गया। किसी एक क्वेश्चन में भी जाके डी को पुट करो तो मैं ए मिल जाएगा। लेट से मैं पहली वाली क्वेश्चन में पुट करता हूँ, क्यू इक्वल्स टू ए की जगह ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन। क्यू ए प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो उसको, तो क्या आंसर आएगा, माइनस पी प्लस वन। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी माइनस वन। ये तुम्हारे पास ए आ गया, ये तुम्हारे पास डी आ गया। अब इन दोनों को लाके यहां पुट करो, ए की जगह क्यू प्लस पी माइनस वन, डी की जगह -1। तो खुद सोचो, क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू -1। तो मेरे ख्याल से ये p -1 की वजह से इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, ये q इस -1 से मल्टीप्लाई होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक है। अच्छा अखलाक, तुम्हारा कौन सा और क्वेश्चन था? 7। 7। इसमें क्या मसला है? सर 3 टर्म्स हैं, मैं a माइनस डी, ए प्लस डी।
ऑड नंबर है ना। अब इतना ज्यादा करने की जरूरत क्या नहीं, वैसे चलो ये अच्छा तुमने करा, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर था तुम इन तीनों टर्म्स का सम करते। अच्छा अब तुम्हें तीनों टर्म्स का सम तो तुम्हें क्या मिला होगा 30, 30। तीनों ही केसेस में, तीनों में मिल रहा होगा, 15 10 5 में भी, 8 10 12 में भी, 10 18 2 में भी, है ना। ओ हाँ। लेकिन लेकिन तुम्हें एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट भी कितना चाहिए, 96। 96। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125 आएगा, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 96। 96। तो यार क्वेश्चन तो बगैर सॉल्व करे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना तुम अपने तरीके से भी करते हो, तुम्हें आंसर यही मिलता है, जैसा कि मैं नहीं मिल, तुम्हारे तरीके से भी करके। हाँ नहीं मिल रहा था ना सर पे। अच्छा करता हूँ, तीन टर्म्स हैं a माइनस डी ए प्लस डी, इनका सम 30 है ना। तो Yes, माइनस sir। डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, 3 8 3 a किसके बराबर आ गया, 30। तो a किसके बराबर आ गया, 30 सर सॉरी, 3 8 30 ना, a 10 हो गया, 8 10 हो गया। ठीक है हाँ सर। डन। अब डी निकालते हैं, डी निकालने के लिए इन्होंने कहा है कि का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट 96 है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 96, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ए की वैल्यू तुम्हें पता है, डी स्क्वायर इक्वल टू 96, डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। डन। अब पहला केस क्या होगा, ए 10 है डी 2 है, डन। अब पहले केस से निकालो वैल्यू, 10 माइनस 2 8, 10 12, दूसरे केस से भी निकाल लो, ओ गलती दिख गई मुझे, 10 8 मतलब। और किस क्वेश्चन मेरे बच्चों, वीकली टेस्ट में किसी को कोई क्वेश्चन, ओके यस मरियम। सर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ वो तो होगा, तो समझ में आ गया मुझे, बीच में असल में वो जनरल टर्म ये गिवन होनी चाहिए थी मरियम, -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर, तो उसका आंसर ए होता, लेकिन अब अभी तुम्हें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से उसका आंसर नन होगा, मतलब आंसर तो आपका टेक होना चाहिए, तो मेरा की में गलत आ गया, तो आई विल करेक्ट इट। मैं तुम्हारे वीकली टेस्ट की जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट बन रहे हैं ना, उनमें तुम्हारे को सबको +1 दे दूंगा, मतलब मैं खुद ही बना रहा हूँ ना, मैं बना दूंगा। क्लियर होता है मरियम? तो मरियम चली गई है, नो सर कम हो गया, क्लियर। डन। या सर क्वेश्चन नंबर 6 मुझे समझ नहीं आया था, मतलब सॉल्यूशन करा लेकिन आंसर सही नहीं आया था। नॉर बाय 2, 1 से लेके 100 तक ना, पहले तो 1 से लेके 100 तक का सम निकालोगे तुम, सही है, ठीक है। वो सम कितना आएगा मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ, उसको S1 कह देता हूँ, 5050 आएगा, ठीक है। फिर तुम सम निकालोगे 1 से लेके 100 तक में, जो कि डिविजिबल बाय 5 है। पहले सीक्वेंस बनाते हैं, 5 10 15 एंड सो ऑन, 100 भी होगा इसमें। तो ए आपके लिए 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस भी आपके लिए 5 हो गया, लास्ट टर्म आपके लिए 100 हो गई, और एन आपके लिए 20 हो गया, 20 टर्म्स होंगे टोटल। मैं सम निकालता हूं, तो सम क्या निकलेगा, 20/2 हो गया, 10 × 2 × 5 का मतलब 10 + 20 - 1 का मतलब 19 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 95। तो 95 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 105, 105 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 1050, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ 12/2 के नंबर, सीक्वेंस क्या बनेगी, 2 4 6 अप टिल 100, A2 कॉमन डिफरेंस भी 2, लास्ट टर्म 100, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50। सही। दोबारा सम निकालते हैं, सम आएगा n/2, 50/2 का मतलब 25, × 2 × a का मतलब 4, प्लस n - 1 का मतलब 50 - 1 का मतलब 49, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस इज 2, 25 × 49 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 98, प्लस 4 हो गया आपके लिए
102 102 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं, 102 102 102 102 मल्टीप्लाई बाय 25 25 25 25 25 2550। सही। मतलब कर लेना, जहन में कर लेना, जल्दी हो जाता है, वरना लिख के भी कर लेना, कोई मसला नहीं भाई। S3 के बाद आ जाओ S4। S4 में हम क्या सब निकालेंगे, जो कि डिविजिबल बाय 10, जो दोनों के कॉमन मल्टीपल होते हैं। वो कौन कौन होंगे? अच्छा, ये भी 10 निकालना होता 20 30। हाँ तो मेरे बच्चे देखना, अब मुझे एक बात बता, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम है 5050। है। सुनना मेरी बात, जब तुम इसमें से ये वाला माइनस करोगे 1050, सही है। ठीक है, 1050 तुमने माइनस किया, इसका तो वो तमाम तर नंबर्स हट गए जो कि 5 से डिविजिबल थे। डन। ठीक है। फिर तुमने इनमें से वो माइनस, ये वाले माइनस करा 2550, सही है। तो वो वाले नंबर्स भी हट गए जो कि 2 से डिविजिबल थे। लेकिन ठीक। 2 और 5 से डिविजिबल वाले कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 2 दफा हट गए, 10 हाँ 20 30, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला A ये 10 कॉमन डिफरेंस 10, लास्ट टर्म इज 100 और n होगा 10, तो सम आएगा इसका S4 कह देता हूँ, 10/2 5 हो गया, 2 10 20 हो गया, 10 - 1 9 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब 90 हो गया, 90 मल्टीप्लाई प्लस 20 का मतलब 110 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब 550, प्लस करोगे 550। ये प्लस क्यों कर रहा हूँ? ताकि वो जो दोनों हटे नंबर वो वापसी उसका आ जाए। एक ओवरकम वापस हो जाए। सही है। ठीक है, तो यू विल गेट द आंसर 2000। ओके सर। ठीक है भाई। वैसे ये अच्छा मेरे हाँ बोल। तुक्का लगाया था तो सही कर दिया था मैंने। हाँ इसका तो तुक्का लगाना जरूरी है। हाँ हाँ। कासिम, क्वेश्चन 9 में ये क्या पूछा था, इसके मतलब जो इसमें एक मिनट ऑप्शन रुको, दिए हुए तो समझ ही नहीं है। -4 11 4 11 4 -11। एक मिनट, पेपर कहाँ चला गया मेरा, वेट कासिम। हाँ नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी ना उसने। सर तो नंबर ऑफ टर्म्स तो एक होंगे ना, मतलब हाँ फोर, मतलब अगर यानी कि 4 अगर नंबर आप ऑफ टर्म्स हैं -9 -11 क्या है? ठीक है ना। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या एक वैल्यू नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। अगर आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, a इस वक्त -9, कॉमन डिफरेंस इस वक्त 3, सम आपके पास गिवन है 66, टू मेक इट एन अमाउंट ऑफ 66 का मतलब सम आपको गिवन है 66, और आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n। You will use the formula n/2 into 2a plus n minus 1 into d and get the value of n। तुम्हें n की दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे नजर आएंगी, एक -4 होगी एक 11 होगी। ये सामना। Assalamualaikum sir. Sir, वालेकुम मुझे अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n, n-3 अपॉन n, अप टिल हमें इन्हें n टर्म्स तक सम करना है। a इस वक्त क्या हो गया हमने, n-1 अपॉन n, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, n-2 अपॉन n माइनस n-1 अपॉन n, n एलसीएम लिया, n-2 माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल, -2 + 1 का मतलब -1 अपॉन n मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। ये तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब सम निकालते हैं, n/2 का मतलब n/2 ही रहेगा, 2 इंटू a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 अपॉन n, ठीक है, प्लस n-1 इंटू d की जगह लिख सकता हूँ -1 अपॉन n, n/2 इंटू 2 इंटू n-1 अपॉन n
अतः इसको मैंने आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 अपॉन n। मेरे बच्चे विद इन द ब्रैकेट n एलसीएम ले सकती हो, ठीक है। तो क्या बचा 2 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल, डन। एक बार बताओ n माइनस 1 का पहले वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2, दूसरे वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, तो सिंपल कोफिशिएंट को माइनस कर दो तो n माइनस 1 अपॉन 2। गेट इट? हाँ भाई, डन, क्लियर होता है? और तो कोई क्वेश्चन नहीं है वीकली टेस्ट के ना? अच्छा, अब आ जाओ बुक वाले क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे उसमें तुमने कहा कि मुझे 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, तो मैं उसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, मैं लिख देता हूँ, किसी के पास अभी बुक नहीं है तो, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is 9 centimeter and the sides of the triangle are in AP, ठीक है। फाइंड द हाइपोटेन्यूज। देखो, सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की बात हो रही है, इसका मतलब टोटल कितनी साइड्स हो गई 3, और तीनों की तीनों साइड्स एपी में है, यानी काउंटिंग इस वक्त ऑड है। सीक्वेंस के टोटल टर्म्स की काउंटिंग इस वक्त ऑड है क्योंकि 3 साइड्स होती हैं और तीनों की तीनों साइड्स एपी में है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपका ख्याल क्या है? द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। लेट्स से मैं इस बेस को 9 कह देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों साइड्स अगर एपी में है तो लाजमन ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन सब के दरमियान कॉमन डिफरेंस मैं किस तरह रखूंगा वो सोचो। देखो, क्या मैं इसको हाइपोटेन्यूज है तो लॉन्गेस्ट भी होगी तो उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूँ, और परपेंडिकुलर है तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज से कम होगी तो उसमें मैं कॉमन डिफरेंस माइनस कर देता हूँ। इसका मतलब मेरी 3 टर्म्स क्या बनी, 9 माइनस डी 9 प्लस डी। समझ में आता है? 9 माइनस डी 9 प्लस डी, मोहम्मद अली और अब्दुल रहमान और बाकी सब भी। अब तुम्हें उसमें से हाइपोटेन्यूज निकालना, और तुमने हाइपोटेन्यूज 9 प्लस डी को कहा है तो उसके लिए तुम्हारा टारगेट ये कि तुम्हें 9 प्लस डी तब मिल सकते जब तुम्हें पहले डी मिल जाए। अब उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, उसके लिए जरा गौर करें। उसके लिए उन्होंने कहा है फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल भाईजान, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं। 9 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 9 माइनस डी होल स्क्वायर। ये हो गया 81 प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर, 81 प्लस 81 माइनस 18d प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो गया। एक 81 कैंसिल कर देता हूँ, ये माइनस 18d को यहाँ ले आता हूँ तो वो हो गया प्लस 18d। 18d ऑलरेडी वहां पहले से मौजूद है, 36d, और यहाँ बचा 81। तो d क्या हो गया 81 अपॉन 36। मेरे ख्याल से 9 के टेबल में जा सकता है, 9 अपॉन 4, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हाइपोटेन्यूज निकाल लो, 9 प्लस डी मतलब 9 प्लस 9 अपॉन 4, तो 4 एलसीएम लोगे, ये वाला 9 36 हो जाएगा। 36 में 9 को ऐड करोगे, आंसर क्या आया 45 अपॉन 4। जैस अब्दुल रहमान, क्लियर होता है? जी सर, सही था मेरा। ओके, थैंक यू। वेलकम। यार एक और बच्चा मोहम्मद अली ने पूछा था ना। मोहम्मद अली क्लियर है? जी सर। ओके, बाकी क्लास भी बता देगा, कोई मसला है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन? ओके, ना क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि डिवाइड 600 बिस्किट्स अमंग 5 बॉयज सो दैट देयर शेयर्स आर इन एपी। मतलब 600 बिस्किट है, 5 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करने और पांचों के पांचों का जो शेयर है वो एपी में है। तो दैट मींस मुझे शेयर्स को अगर एपी मानना पड़ रहा है और शेयर्स इस वक्त ऑड काउंटिंग में है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। तो ये होगा 5 शेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब टोटल बिस्किट्स आपके पास है 600 और ये पांचों के पांचों आपके पास है शेयर्स। आपसे ये बोला गया डिवाइड करो का मतलब आपको इन पांचों शेयर्स की वैल्यू पता करनी। 600 बिस्किट्स किस तरह डिवाइड होंगे, तो पांचों शेयर्स को निकालने के लिए मुझे ए और डी चाहिए होगा। तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन क्या बन सकती है? एक जवाब देंगे, इन पांचों शेयर्स को अगर मैं सम करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 600 के बराबर होगा, क्योंकि पांचों शेयर्स बिस्किट्स के ना, बिस्किट्स टोटल है ही 600। ये कैंसिल हो गया तो आंसर आया 1 2 3 4 5a इक्वल्स टू 600, यानी a इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 5 करो मींस 120। अच्छा, अगली कंडीशन यहाँ पे एक दी हुई है, वो क्या? द 2 स्मॉलेस्ट शेयर्स टुगेदर। 2 स्मॉलेस्ट शेयर कौन कौन से होंगे? यस क्या आया? सर ये मुझे ये आप ये फॉर्मूला लाते कहाँ से? a माइनस 2d फिर a माइनस डी फिर a प्लस डी, ये आता कहाँ से? ये समझ नहीं आता। तुमने लास्ट क्लास में थे तुम? थोड़ी सी लेट ज्वाइन की थी सर। तभी भाई देखो, याद रखना, जब भी तुम्हें किसी सीक्वेंस के बारे में ये बोला जाए कि वो सीक्वेंस एपी है, एक बात सही, ठीक है, और उस सीक्वेंस की टोटल टर्म्स जो तुमसे पूछी जा रही हैं वो ऑड काउंटिंग में है, मतलब 5 टर्म्स पूछ ली, 7 टर्म पूछ ली, 9 टर्म्स पूछ ली, तब तुम्हारी सीक्वेंस जर्नल फॉर्म में, तब तुम्हारी सीक्वेंस जर्नल फॉर्म में सही, ये होगी। मिडिल इज ए, इफ यू मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड तो तुम्हारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती है, मानते हो? सही है, ठीक है। तभी आप a प्लस डी करते हो, a प्लस 2d करते हो एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हो तो तुम्हारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग होती है, तभी a माइनस डी, a माइनस 2d। सही है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी सीक्वेंस में टोटल टर्म्स जो तुमसे पूछी जाएं वो इवन हो, ठीक है, तब तुम्हारी सीक्वेंस का पैटर्न ये होगा a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a प्लस 5d, a माइनस 5d। ये याद दो दो के गैप से, दो के गैप से। इवन में दो का गैप है, ऑड में आपके पास सिंगल कोफिशिएंट है या डेरिवेशन है। मैं एप्टीट्यूड में कम से कम डेरिवेशन के तौर पे नहीं जाऊंगा भाई, सच्ची बात है, टाइम की किल्लत भी है, तभी एप्टीट्यूड में चीजें मेमोराइज करनी है, ये बाकायदा पूरा सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ये बाकायदा पूरा सॉल्व किया गया है। अगर तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है, मतलब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है आपके पास, तो उसके पेज नंबर 173 पे, उसके पेज नंबर 173 पे तुम्हें ये चीज नजर आ जाएगी, जो मैंने ये रूल्स लिखे हैं ना, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन नजर आ जाएगी। ओके सर, ठीक है, वरना मैं तुम्हें यही कहूंगा डेरिवेशन से ज्यादा बेहतर सीक्वेंस को एब्जॉर्ब करो, ठीक है। यानी अब तुमने एपी 3 तरीके से पढ़ ली, मैं तुम्हें यूं समझाना चाहूंगा, एपी ऑड के लिए ये है, एपी इवन के लिए ये है, ठीक है, और जर्नल एपी भी यही है जो मैंने ये लिखी हुई है, जर्नल एपी भी यही है, सही है, हाँ ठीक है। अच्छा मरियम, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? यस मरियम।
नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था, आप पूछ रहे थे ना कि किस तरह बनेगी, तो वो इक्वेशन बता रही थी। ओके ओके ओके। अच्छा, अब ये आपके पास 5 टर्म्स थी, तभी मैंने यहाँ पे उसके सामने 5 वाला मतलब ऑड की काउंटिंग उठाई। अच्छा, अब उन्होंने और क्या बोला है इधर, अब ए तो आ गया, ए तो आ गया। सर तो आपने ये इवन इवन में तो मुझे ए माइनस 5D माइनस 3D वाला दिया है, लेकिन ऊपर में तो आपने टोटल बिस्किट 600 है, उसके नीचे तो ऑड वाला लिखी है सीक्वेंस। हाँ, तो टोटल 600 बिस्किट्स है ना, तो उसमें से उन्होंने क्या कहा, डिवाइड 600 बिस्किट्स अमंग 5 बॉयज, सो दैट द शेयर्स आर इन एपी। इसका मतलब पांचों के पांचों बॉयज के जो शेयर्स हैं वो एपी में है। तो टोटल टर्म्स इस वक्त एपी में है कौन, शेयर्स, और वो शेयर्स टोटल हैं कितने, 5, और अच्छा 5 इज 5 ऑड है ऑड, 5 ऑड। अच्छा सही है ओके। ठीक है ना। अब मैंने इन पांचों को सम करूंगा तो वापस 600 मिलेगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों इस वक्त शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब उन्होंने दूसरी कंडीशन तुम्हें क्या दी है, दूसरी कंडीशन तुम्हें क्या दी है वो भी देख लो। दूसरी कंडीशन उन्होंने तुम्हें क्या दी है, वो कहते हैं द टू स्मॉलर शेयर्स टुगेदर, मतलब दो स्मॉलर शेयर्स को आपस में ऐड करो, मींस a माइनस 2d प्लस a माइनस d is equal to 1/7 of what the other three gets, मतलब a plus d, a plus 2d। ठीक है, तो ये हो गया 2a माइनस 3d, ये हो गया 3a प्लस 3d, 14a माइनस 21d इक्वल्स टू 3a प्लस 3d। 14a में से 3a माइनस करो 11a, माइनस 21d वहां पे लेके चले जाओ, प्लस हो जाएगा, मतलब 24d। a 120 है, 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ भैया, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना आएगा, 11 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 132, और मल्टीप्लाई बाय उस पे 10 कर दो, 1320 डिवाइडेड बाय 24, 55। कॉमन डिफरेंस आ गया 55। तो अब तुम शेयर्स निकाल सकते हो, तुम्हें ए भी पता है, तो यहाँ पे आके ए पुट करो 120, डी पुट करो 55, हर जगह तुम्हें पांचों शेयर्स मिल जाएंगे, तुम्हें पांचों शेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर होता है, आगे कर लोगे, डन। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अर्थमेटिक मीन के ही 2 क्वेश्चन बुक के और हैं, वो आपके सामने रखता हूं। ये क्वेश्चन जो मैं अभी तुम्हें सिर्फ अर्थमेटिक मीन में करा रहा हूं ना, ये तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन में भी मिलेगा, ये हार्मोनिक में भी मिलेगा। वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n may become arithmetic mean between a and b। एक
ओके क्लास, सॉरी। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दी हुई है a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस बी पावर n। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें मैं n की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन बन जाए। वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, दो टर्म्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन का मतलब a प्लस बी अपॉन 2 होता है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमसे तो ये क्वेश्चन के तौर पे नहीं बल्कि एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाएगा ना। मतलब तुम्हें एक 4 ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे, A0, B1, -1 और 2। अब आप यहाँ पे n इनमें से कौन सा पुट करें कि ये जो एक्सप्रेशन a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस बी पावर n है, वो ये बन जाए a प्लस बी अपॉन 2। तो एक जवाब दो, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय ये तरीका ज्यादा आसान नहीं है कि मैं अपने ऑप्शन के n की वैल्यू को पुट करना शुरू कर दूं। मिसाल के तौर पे मैं n0 पुट करता हूँ, 0 प्लस वन प्लस बी 0 प्लस वन अपॉन a पावर 0 प्लस b पावर 0। ऊपर हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय a पावर 0, 1 प्लस b पावर 0 इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 का आंसर 2। इसका मतलब इसका आंसर करेक्ट है 0। क्या कहते हो? हाँ, वह दूसरा तरीका सिखाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन वो लेंदी तरीका है, वो तो इधर इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो इस तरह तुम अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं तरीका तुम्हारे सामने रखता हूं, ये सामना, सर जब काम आसानी से हो रहा है तो दूसरा तरीका सीखने की क्या जरूरत? नहीं, क्या पता भाई किसी इंसान को जो है ना वो तलब हो ना नॉलेज की। ठीक है सर ना? दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल है ना, फिर ये a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n को मतलब इज A इक्वल्स प्लस टू a प्लस b अपॉन 2 इस 2 तरह से करके इक्वेट पुट कर कर देंगे दें। और फिर निकाल लेंगे। यस सर। ठीक तो है, नॉलेज की तलब नहीं सर, सबको आता है ये, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम बताए रोज है सर एक तो उसके बाद इतना सारा नहीं रणछोड़ दास चांचड़ कह के गए, कहीं से भी नॉलेज मिले फौरन ले लो। तुम लोगों ने सॉल्व अगर किया हुआ है तो कुछ ऐसे भी जिन्होंने क्वेश्चन अभी नहीं किया, तो उनको मैं सिर्फ करा के दिखा देता हूँ। b पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब तुम्हारा बेस होना चाहिए a पावर n निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2a पावर n प्लस वन प्लस 2b पावर n प्लस वन। यहाँ मल्टीप्लाई करो, a पावर n प्लस वन, पहले a पावर n a प्लस से मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस वन, प्लस a पावर n b से मल्टीप्लाई होगा a पावर n b, प्लस b पावर n a प्लस b पावर n प्लस वन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने पहले a पावर n प्लस वन की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, b पावर n प्लस वन की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इनको एक तरफ कर देता हूँ। 2a पावर n प्लस वन में से इसको वहां ले जाओ, माइनस करोगे तो आंसर आएगा a पावर n प्लस वन। b पावर n प्लस वन को भी इसके पास ले आओ तो ये हो जाएगा b पावर n प्लस वन। राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचा, a पावर n b प्लस a b पावर n। मैंने अरेंज कर दिया, मैंने इसे अरेंज कर दिया, स्विच कर दिया। ठीक है ना? अब एक काम करो, इसे यहां ले आओ और इसे यहां ले आओ, तो a पावर n प्लस वन प्लस a पावर n b, a b पावर n प्लस b पावर n प्लस वन। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैं a पावर n कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा a प्लस बी। राइट हैंड साइड में भी मैं b पावर n कॉमन ले सकता हूं, बचेगा a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, डन। क्या बना, a अपॉन b होल पावर n इक्वल्स टू 1, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं a अपॉन b होल पावर n इक्वल्स टू a अपॉन b, अगले पे आ जाओ, a अपॉन b होल पावर n इक्वल्स टू 1
मीन्स a अपॉन बी होल पावर n। अब तो मुझे एक बात बताओ, पावर में अननोन है तो दोनों साइड की बेस सेम बनाओगे, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन बी होल पावर 0, कैंसिल, n का आंसर क्या आया, मतलब इफ बेसिस आर इक्वल देन पावर आर इक्वल टू, लॉ है, कैंसिल नहीं कर सकते आप। इफ बेसिस आर सेम देन पावर आर इक्वल, ठीक है, तो ये रूल बेसिकली यहाँ पे आपके पास अप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आइए आप अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। which is GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपका ये ख्याल होता है कि जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो सेम होता है, इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सॉरी, कॉमन डिफरेंस सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो सेम होता है, और उस कॉमन रेशो को आप R कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सीक्वेंस हमारा वही होगा, पहले सम पढ़ेंगे, फिर पर nth टर्म पढ़ेंगे, फिर सम पढ़ेंगे, फिर मीन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पावर n-1, और जर्नल जीपी, जर्नल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, मतलब फर्स्ट टर्म आपके लिए अभी भी क्या कहलाएगी, a। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, तभी आप हर टर्म को फाइंड करने के लिए, हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो है, तभी आप हर टर्म को फाइंड करने के लिए नेक्स्ट को कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, AR² AR³। खुद सोचो, ये फर्स्ट टर्म है, दिस वन इज योर फर्स्ट टर्म, तभी यहाँ पे R की पावर कितनी है, 0। ये आपकी सेकेंड टर्म है, तभी R की पावर क्या है, 1। यानी जो टर्म का नंबर है R की पावर उससे एक कम है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो उसमें क्या होगा, AR पावर n-1। ये जनरल जीपी भी आपको याद होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ जीपी। पहले सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं भैया। क्वेश्चन है 7, 21 और 63, और आप मुझे इसकी 6th टर्म निकाल के दे दें, ठीक है, कर लोगे। A7 कॉमन रेशो 21 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब 3, 6th टर्म निकालनी है तो n6 हो गया, क्योंकि n टर्म का नंबर भी होता है और टोटल टर्म्स भी होती है। अब क्योंकि तुम्हें 6th टर्म निकालनी है तो n को आप 6 भी यूज कर सकते हो। अब T6 निकालना है, A7 हो गया, R3 हो गया, 6 - 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 343, नहीं 243, सॉरी, 3 की पावर 481 होती है ना, और 3 की पावर 5 243, मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द 6th टर्म, ठीक है ना। आपके पास अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन जिस तरह तुम लोग एपी में भी करके और उस तरह जीपी में भी कभी कभार पूछा जा सकता है। फाइंड द जीपी जब तुम्हारे पास उसकी 3rd टर्म है 10 और 5th टर्म है 2 होल नंबर 1/2। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एपी में भी पढ़ के आए, जीपी में भी है, तो डेफिनेटली आप पहले 2 इक्वेशंस बनाओगे ए और आर की फॉर्म में, फिर सॉल्व करो। आओ स्टार्ट करते हैं भैया। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1, तो T3 का मतलब क्या हो गया, 10 AR पावर 3 - 1,
10 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, पहला रिलेशन आ गया। फिर फिफ्थ टर्म का मतलब होता है ए आर पावर 5 माइनस 1, फिफ्थ टर्म क्या है 2 2 4 5/2 इक्वल्स टू ए आर पावर 4। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ए आर पावर 4 ए आर स्क्वायर से, और यहाँ पर हो गया 5/2 डिवाइडेड बाई 10। ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल, ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 इंटू 10 कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो आर हो गया प्लस माइनस 1/2, ये आ गया कॉमन रेशो। इस कॉमन रेशो को जाके 1/1 पुट करते हैं। लेट्स से मैं ये वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10। पहले मैं आर यूज करता हूँ 1/2, तो अगर मैं आर 1/2 यूज करूंगा तो ए 40 आएगा, और जब मैं आर माइनस 1/2 यूज करूंगा ए तब भी 40 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पहला केस ए 40 आर 1/2, तो 40 20 10 सो, ठीक है। ए 40 आर माइनस 1/2, 40 माइनस 20 माइनस 10 सॉरी 10 माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तरीकेकार अभी भी वही है कि दो टर्म्स दी हुई है, मैं तुमसे जीपी पूछ रहा हूं, तो तुम पहले ए और आर की फॉर्म में दो इक्वेशन बनाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्लियर होती बात ना? अगले क्वेश्चन पे आता हूं। दोबारा एक रूल बता रहा हूं, देखें, अगर एक जीपी में जे प्लस केथ टर्म एक्स है और जे माइनस केथ टर्म वाई है, ठीक है। यानी तुम इसको यूं समझो, जे को मान लो जे प्लस के टर्म और जे माइनस के टर्म, मतलब अगर तुम एक टर्म से जितना आगे गए हो उतना ही पीछे भी आए हो, जैसे अब्दुल मोइस, अब्दुल मोइस, यानी अगर मिसाल के तौर पे ये जेड टर्म है तुम्हारे पास, एक जीपी की ये जेड टर्म है, कोई भी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म हो गई, तुम उसमें 3 टर्म्स आगे गए, ये लेट्स से ये फिफ्थ टर्म हो गई, ठीक है। तुम उसमें 3 टर्म्स आगे गए, यानी तुम 8 टर्म पे आए, और तुम ये जे प्लस की हो गया, तुम 3 टर्म्स पीछे आए, यानी कि सेकंड टर्म पे ये जे माइनस की हो गया, ठीक है ना? यस अब्दुल मोइस। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में माइनस साइन कैसा आया था आर के अंदर? रूट की वजह से, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा रूट लिया ना, आर स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा रूट लूंगा, तो रूट लेने का मतलब 1/4 पे भी रूट आएगा, जब 1/4 पे रूट आएगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ आएगा, प्लस माइनस। मेरे बच्चे ये देखो ना, ये आर स्क्वायर है 1/4, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे टेकिंग रूट टू बोथ साइड लूंगा, तो जब मैं 1/4 पे रूट लेकर आऊंगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा ना। ये नहीं सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो -1/2 लिखा आपने आर को, अच्छा सही सर, समझ गया। अच्छा पक्का? हाँ हाँ, तो एक बार प्लस पे रखा आपने, फिर एक तो माइनस पे रखा, माइनस पे रखा है ना। अच्छा मैं ये समझा रहा था, इसका था अगर तुम जेड टर्म को फिफ्थ कह दो तो उसमें 3 टर्म्स अगर ऐड कर दो और 3 टर्म्स माइनस कर दो। अब तुम और करो, तुम्हें इसकी 3 टर्म्स ऐड करने पे ये टर्म
गिवन है x और 3 टर्म्स माइनस करने पे ये टर्म तुम्हें गिवन है y, तो तुम्हें ये टर्म अगर फाइंड करनी पड़ जाए, तुम्हें मैं बोलूं जे टर्म बताओ फिर कितनी होगी, तो वो हमेशा बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई के, ये याद रखना। यानी इसको मैं यूं पूछ सकता हूं कि इफ 12th टर्म इज 4, ठीक है, एंड 6th टर्म इज 2, then find 9th term of GP। तो गौर करो, तुमसे 9 टर्म पूछी जा रही है, तुमसे 3 आगे वाली टर्म दी हुई है तुम्हें 12th, तुम्हें 3 पीछे वाली टर्म भी दी हुई है 6th, ठीक है ना। ये तुम्हें कितनी गिवन है 4, ये तुम्हें कितनी गिवन है 2, तुमसे ये पूछी जा रही है जो बिल्कुल उसके मिड पे हो, जो बिल्कुल उसके मिड पे हो, तो वो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि अगर j प्लस के एक्स है j माइनस के y है तो j टर्म रूट एक्स वाई होगा, ठीक है। क्या बात क्लियर होती है? वेरिएबल फॉर्म में भी याद रखो, नंबर फॉर्म में भी याद रखो। यहीं तक रखता हूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा पिक्चर्स दे लूं। हाँ बोलो सर मैंने आपसे हेलो कहा था अमना। बताइएगा। सर मैंने कहा था कि आप बताइएगा फील्ड से हाँ रिलेटेड। यस 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 यस। पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम में से कौन कौन जो है वो फास्ट में अप्लाई कर रहा है। फास्ट में कल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप पे, मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ। ग्रुप में गुड हो गया, कासिम है, अखलाक है, अली है, ठीक है। सर 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 हाँ अखलाक बोलो। सर फास्ट के अंदर आपको बीई की डिग्री नहीं मिलती? अच्छा मैं एक तुम्हें पहले ये फर्क समझा देता हूँ। यस सर। व्हाट इज बी, व्हाट इज बीएस। भाई देखो एक बात ध्यान में रखना कि हाँ नहीं ऑब्वियसली बात है, मतलब ये तो माशाल्लाह से आपको पता ही होगा कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ साइंस, सर बीई को पाकिस्तान काउंसिल ऑफ देखिए इंजीनियरिंग एक बात रिकॉग्नाइज ध्यान में करती है, रखिएगा, बीएस को नहीं करती। बीई और बीएस इन डिग्रीज पे सिर्फ ये फर्क होता है कि बीई वाली डिग्रीज जो है उनको पीईसी रजिस्टर करता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और बीएस वाली डिग्री को पीईसी रजिस्टर नहीं करता, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अब आप लोग डर गए, अब सर हम तो इसका मतलब इंजीनियर बनने के बाद अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर ही नहीं होंगे तो फिर तो हम इंजीनियर ही नहीं कहलाए, है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका आंसर देता हूँ, बस सिर्फ ये एक फर्क है बीई और बीएस का, है दोनों इंजीनियरिंग डिग्रीज, लेकिन पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बीई वाली डिग्रीज को रजिस्टर करता है, बीएस वाली डिग्रीज को रजिस्टर नहीं करता, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर सैयद है वो कुछ अपने डिपार्टमेंट्स को बीई डिग्री देता है, कुछ अपने डिपार्टमेंट्स को बीएस डिग्री देता है। एनईडी है, एनईडी हाँ, अपने सर। कुछ डिपार्टमेंट्स को बीई डिग्रीज देता है, कुछ डिपार्टमेंट को बीएस देता है, ठीक है ना। अच्छा अब सवाल उठता है कि अगर मुझे पीईसी मिल गया तो उससे फायदा क्या, और मुझे पीईसी ना मिला तो फायदा क्या नहीं। पीईसी जिनको मिल जाता है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं या गवर्नमेंट के ठेकेदार बन सकते हैं। जिनके पास पीईसी नहीं होता वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते या कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉम्स कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज में काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। बाहर हमारे इस पीईसी की कोई वैल्यू नहीं है, बाहर आपकी सिर्फ डिग्री की वैल्यू होगी, चाहे वो बीएस हो चाहे वो बीई हो, वो दोनों बराबर मानते हैं, क्योंकि बाहर बीई और बीएस नहीं है, बाहर सिर्फ बीएस है। ये सिर्फ जो गंदगी है ना ये हमारे पाकिस्तान में कि बीई और बीएस करके रखे बैठे हैं लोग, ठीक है।
तो एक तो ये चीज है। तो अगर तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें बीएस ऑफर करती है, तुम्हारे पास कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें बीई ऑफर करती है, भैया दोनों बराबर हैं, सिवाय एक फर्क है कि बी वाला गवर्नमेंट जॉब कर सकता है और बीएस वाला गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। और यार वेलकम टू पाकिस्तान, यहाँ पे तो बीएस वाले भी कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बीएस वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं तब्दीली आ गई है कि नहीं आई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पुराने जमाने की थोड़ी बहुत बातें याद है। तो बीएस वाले भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक तो ये चीज, दूसरी चीज आपके पास हमें कौन सी फास्ट में अगर मैं बात करूं तो फास्ट में मेरे हिसाब से वो बच्चा जो कंप्यूटर सिस्टम में इंटरेस्टेड है वो इन यूनिवर्सिटीज में जरूर अप्लाई करे। एक एनडी, दूसरा नस्ट, तीसरा फास्ट, चौथा GIKI और पांचवा KU। भैया कराची यूनिवर्सिटी को छोटी यूनिवर्सिटी में समझना, ये नहीं कि मेले ही से जाते हैं वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपकी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, एक बार ध्यान में रखिएगा, रिनाउंड यूनिवर्सिटी आपके पास। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। अच्छा, अब NAD के अंदर और नस के अंदर तो आपके पास ऑब्वियसली बात है कि केमिस्ट्री आती है, लेकिन फास्ट GIK और KU में केमिस्ट्री नहीं आती, याद रखिएगा। नस में भी अगर आप प्योरली सिर्फ कंप्यूटर में अप्लाई करें तो केमिस्ट्री नहीं आती, बल्कि उसकी जगह कंप्यूटर ऐड कर देते हैं वो लोग। नस में भी अगर आप ये कहें कि यार मैं हूं ही इंटर में कंप्यूटर का बच्चा, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो वो फिर आपका केमिस्ट्री हटा के कंप्यूटर कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने इंटर में कंप्यूटर पढ़ी है, ठीक है। A लेवल वालों के लिए ये ऑफर है कि अगर A लेवल वालों ने केमिस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर पढ़ा हुआ है या कंप्यूटर ही सिर्फ पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो वो अपने नस के फॉर्म को जब सबमिट कराएं तो वो इसे बोलें कि हम सिर्फ कंप्यूटर के अंदर हैं, ठीक है, हम केमिस्ट्री नहीं देंगे, लेकिन उस वक्त आपको अपने कंप्यूटर का रिजल्ट जरूर शो करना पड़ेगा A लेवल वाला, ठीक है। ये जिन्होंने हाथ रेस किए उनके कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये नेस्ट अपना कराची वाला इस्लामाबाद वाला या दोनों, आप दोनों की बात कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए? नहीं, अप्लाई करने के लिए नस पंजाब इस्लामाबाद वाला कंप्यूटर वाला, यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, सही। हाँ ठीक है ना, वो तुम्हारे पास जब फॉर्म आएगा ना तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसमें वो, ठीक है ना। लेकिन आप में से जो कंप्यूटर सिस्टम में जाना चाह रहे हैं वो अभी इस पर तमाम तर बातों पे फोकस करेगा। अदर देन कंप्यूटर अगर मुझसे आप थोड़ी बहुत गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद एक छोटी सी गाइडेंस का सेशन आज हो गया ना, फास्ट से रिलेटेड और CS से रिलेटेड, हर क्लास में एक एक डिपार्टमेंट के बारे में समझना शुरू करोगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो यहीं पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, क्लास के खत्म होने के बाद एक नए डिपार्टमेंट की आपके सामने इंट्रोडक्शन रखूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। ओ मैंने एक मिनट जो पिक्चर्स नहीं ली, हाँ अब ले ली। अल्लाह हाफिज।